हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल BRA एजुकेशन सेंटर। मैं इंजीनियर ब्रजेश भारती आपको एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोग SSC JEE, DDA JEE, NHPC JEE, DFCCI जेई या किसी भी स्टेट जेई की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग हमारे चैनल BRA एजुकेशन सेंटर से जुड़कर अपनी तैयारी को और भी अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज हम पढ़ेंगे सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स में इंट्रोडक्शन से हम पढ़ेंगे, से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, सॉइल मैकेनिक्स के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड आज क्वेश्चन कराएंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी के परिवहन का कारक है। ऑप्शन ए है गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी हवा, ऑप्शन डी बर्फ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पानी। ऑप्शन बी पानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, जलोढ़ मिट्टी के परिवहन का कारक है पानी, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। इस तरह स्थानांतरित सॉइल है, किसके कारण कौन सी सॉइल बनती है ये बताते हैं आप लोगों को। देखिए, गुरुत्व के द्वारा जो है दोस्तों समूल मृदा बनती है, जिसे कोलुवियल सॉइल भी कहते हैं। और हवा द्वारा दोस्तों वायवी वातज मृदा बनती है। हिम द्वारा हिमनदी मृदा बनती है। जल द्वारा जलोढ़ मृदा, और फिर जल द्वारा जो है दोस्तों जलोढ़ मृदा, समुद्री मृदा और सरोवरी मृदा बनती है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टालूस को किसके द्वारा लाया जाता है? टालूस जो है किसके द्वारा लाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है जल, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन सी ग्लेशियर, ऑप्शन डी हवा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, टालूस को गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा लाया जाता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। टालूस को समूढ़ मृदा के नाम से भी जाना जाता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा स्थानांतरित होकर मृदा समूह बनाती है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। गुरुत्व द्वारा जो है समूढ़ मृदा बनती है, हवा द्वारा वायवी वातज मृदा, हिम द्वारा हिमनदी मृदा, और जल द्वारा जलोढ़ मृदा, समुद्री मृदा और सरोवरी मृदा। ठीक है, ये बनती है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेंटोनाइट में मुख्य रूप से क्या होता है? पहला ऑप्शन है माउंट मेरिलोनाइट, ऑप्शन बी केओलिनाइट, ऑप्शन सी इलाइट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माउंट मेरिलोनाइट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। बेंटोनाइट एक प्रकार की मृत्तिका होती है जिसमें माउंट मेरिलोनाइट नामक खनिज अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो बहुत महीन कण होते हैं। सामान्यतः इससे युक्त मृदा भीगने अधिक प्रसार तथा सूखने पर अधिक संकुचन होता है, जिसका मुख्य उपयोग ग्राउंडिंग कार्यों में किया जाता है। नेक्स्ट है मधुकोश संरचना में पाई जाती है। पहला ऑप्शन है खुरदरी रेत, ऑप्शन बी महीन गाद और मिट्टी, ऑप्शन सी अत्यधिक प्लास्टिक मिट्टी, और ऑप्शन डी है बजरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों महीन गाद और मिट्टी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है मधुकोश संरचना में पाई जाती है, तो महीन गाद और मिट्टी पाई जाती है। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है मधुकोश संरचना उन अत्यंत सूक्ष्म मृदाओं में पाई जाती है जिनमें उनकी महीनता के कारण उनमें ससंजकता का गुण पाया जाता है। अतः मृत्तिकामय सिल्ट युक्त मृदा में इसी प्रकार की संरचना पाई जाती है, जबकि रेतीली या मोटी कणों वाली मृदा में एकल कणी संरचना सिंगल ग्रेन्ड स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट है ग्लेशियर द्वारा जमी हुई मृदा कहलाती है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है टालस, लोएस, और ऑप्शन सी ड्रिफ्ट, ऑप्शन डी है टिल। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है ग्लेशियर द्वारा जमी हुई मृदा ये टिल और ड्रिफ्ट दोनों होता है, टिल और ड्रिफ्ट दोनों। तो ये पूछा गया था SSC JEE 2019 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन गलत पूछा गया था, इसका दो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ग्लेशियर द्वारा जमी हुई मृदा कहलाती है, ये ड्रिफ्ट और टिल दोनों हो जाएगा, इसलिए इसको जो है आयोग ने गलत मान लिया था। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भेद्य मिट्टी पर पाई जाने वाली संरचनाओं के लिए अभेद्य फर्श के डिजाइन में प्रयुक्त
ब्लेक के विसर्पण सिद्धांत से संबंधित सही कथन की पहचान कीजिए। तो पहला ऑप्शन है इसका, विसर्पण लंबाई के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। ऑप्शन बी है, दबोच्चता ह्रास विसर्पण लंबाई के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन सी है दोस्तों, दबोच्चता ह्रास विसर्पण लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन डी है, दबोच्चता ह्रास विसर्पण लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी है, दबोच्चता ह्रास विसर्पण लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। तो आइए इसको एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था, भेद्य मिट्टी पर पाई जाने वाली संरचनाओं के लिए अभेद्य फर्श के डिजाइन में प्रयुक्त ब्लेक के विसर्पण सिद्धांत से संबंधित सही कथन की पहचान करें। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, दबोच्चता ह्रास लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। प्रवेश मिट्टी पर पाई जाने वाली संरचनाओं के लिए अप्रवेश के डिजाइन में प्रयुक्त ब्लेक के विसर्पण सिद्धांत के अनुसार शीर्ष हानि विसर्पण लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाई भार 18,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब है और अपेक्षित घनत्व 2.65 है। यदि जल का इकाई भार 9,810 न्यूटन पर मीटर क्यूब है तो मृदा के नमूने में जल सामग्री की मात्रा ज्ञात कीजिए। वाटर कंटेंट का मान ज्ञात करना है दोस्तों। देखिए, आइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये देख लेते हैं। देखिए, हमें गामा डी का मान दिया है दोस्तों, कितना 18,000 न्यूटन, और कैपिटल जी स्पेसिफिक ग्रेविटी कैपिटल जी होता है 2.65 दिया है, और गामा डब्ल्यू का मान दिया है दोस्तों 9,810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो मृदा का शुष्क इकाई भार मतलब ड्राई यूनिट वेट दिया है 18,000 क्वेश्चन में। ठीक है, 18,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब, और स्पेसिफिक ग्रेविटी का मान 2.65 दिया है, और वाटर जल का इकाई भार दिया है गामा डब्ल्यू का मान 9,810। ठीक है, और सैचुरेटेड कंडीशन में एस का मान 1 होता है। तो गामा डी बराबर फार्मूला होता है कैपिटल जी गामा डब्ल्यू अपान 1 प्लस ई से इसके गामा हमें डी का मान पता है और जी का मान पता है, गामा डब्ल्यू का मान पता है। तो यहाँ से हम ई का मान ज्ञात कर लेंगे दोस्तों। तो ई का जब कैलकुलेट करेंगे इसको तो ई का मान आ जाएगा 0.44। ठीक है, अब फिर हमें वाटर कंटेंट निकालना है दोस्तों। तो वाटर कंटेंट निकालने के लिए हमें एक फार्मूला पता है गांव से। ठीक है, कैपिटल जी डब्ल्यू इक्वल एस ई। तो यहाँ से हम वाटर कंटेंट निकाल लेंगे। कैपिटल जी पता है, एस का मान 1 रख देंगे। ठीक है, और ई का मान अभी निकालें 0.44। तो यहाँ से वाटर कंटेंट निकाल लेंगे तो 0.167 आ जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय मानक वर्गीकरण के अनुसार मृदा को वर्गीकृत किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है, आइए देखते हैं, 10 समूहों में। ऑप्शन बी है 5 समूहों में। ऑप्शन सी 18 समूहों में। ऑप्शन डी 23 समूहों में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 18 समूहों में। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन है, किसी मृदा की वर्गीकरण का उद्देश्य उसका ऐसा स्वीकृत एवं क्रमबद्ध वर्गीकरण करना है जिसकी सहायता से विभिन्न प्रकार की मृदाओं को वर्गीकरण किया जाता है। आईएस वर्गीकरण के अनुसार मृदा को कुल 18 समूहों में बांटा गया है, किंतु गठनात्मक वर्गीकरण चार्ट के अनुसार मृदा को 12 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जो निम्न है। पहला है मृत्तिका सिल्ट युक्त मृत्तिका, रेतीली मृत्तिका, रेतीली लोम मृत्तिका, मृत्तिका लोम सिल्ट मुक्त मृत्तिका, रेत लोम युक्त रेत और रेतीली लोम, और 10वां है लोम, 11वां सिल्ट मुक्त लोम, और 12 है सिल्ट। ठीक है दोस्तों, ये भी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट है वायुड़ मृदा निक्षेप का परिवहन माध्यम है। पहला ऑप्शन है ग्लेशियर, ऑप्शन बी प्राकृतिक ढाल, ऑप्शन सी है विंड, ऑप्शन डी है वाटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायु। ठीक है, विंड वायुड़ मृदा निक्षेप का परिवहन माध्यम है तो विंड हो जाएगा इसका। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन है, एओलाइन सॉइल का स्थानांतरण हवा द्वारा होता है। जैसे रेगिस्तान में सैंड ड्यून्स, यह मृदा ढीली होती है और प्योरली ग्रेडेड होती है। आइए देख लेते हैं ग्लेशियर ड्रिफ्ट
यह मृदा बर्फ की चट्टानों द्वारा लाए गए सेडिमेंट जमाव से बनने वाली मृदा को ग्लेशियर ड्रिफ्ट कहते हैं। या ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले का मिश्रण होता है। आइए देखते हैं अगला। जल द्वारा स्थानांतरण से बनने वाली मृदा एलुवियल सॉइल कहलाती है और नेचुरल स्लोप या गुरुत्वीय बल के कारण खिसकने वाली मृदा टॉलिस या कोलोवियल सॉइल कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों के वृद्धि के लिए उपयोगी मृदा की नमी कहलाती है। पहला ऑप्शन है इसमें हाइग्रोस्कोपिक, ऑप्शन बी है अन्य में से कोई नहीं, ऑप्शन सी है गुरुत्वीय जल, ऑप्शन डी है केशिकात्य जल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी केशिकात्य जल। पौधों की वृद्धि के लिए उपयोगी मृदा की नमी कहलाती है कैपिलरी वाटर। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। केशिकी जल या पानी आणविक आकर्षण के कारण रंध्रों में विद्यमान रहता है। पौधों की बढ़ोतरी के लिए यह जल केशिकी क्रिया द्वारा पौधों की शाखाओं और पत्तियों तक पहुंचता रहता है। अब गुरुत्व जल क्या होता है? जो जल मृदा कणों से गुरुत्व प्रभाव के कारण बह सकता है, गुरुत्व जल कहलाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट है ऋणात्मक रंध्रदाब में उत्पन्न हो सकती है। पहला ऑप्शन है ढीली बालू एवं अति संघनित मृत्तिका, ऑप्शन बी है सघन बालू एवं अति संघनित मृत्तिका, ऑप्शन सी है ढीली बालू एवं सामान्य संघनित मृत्तिका, ऑप्शन डी देख लीजिए, ऑप्शन डी है कठोर बालू एवं सामान्य संघनित मृत्तिका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सघन बालू एवं अति संघनित मृत्तिका। ठीक है दोस्तों, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन। ऋणात्मक रंध्रदाब में उत्पन्न हो सकती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सघन बालू एवं अति संघनित मृत्तिका। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, दिए गए मिट्टी के सैंपल के लिए आमतौर पर कैल्शियम कार्बाइड विधि किसका निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त की जाती है? पहला ऑप्शन है गाद में निहित पदार्थ, ऑप्शन बी नमी मात्रा, ऑप्शन सी विशिष्ट गुरुत्व, ऑप्शन डी घनत्व। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉइस्चर कंटेंट, नमी मात्रा। ठीक है, ऑप्शन बी मॉइस्चर कंटेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन दोस्तों। ये कैल्शियम कार्बाइड विधि जलांश निकालने की एक द्रुत विधि है। इस विधि द्वारा कैल्शियम कार्बाइड का मृदा के मुक्त जल से रासायनिक क्रिया से उत्पन्न गैस दाब को माप कर ज्ञात किया जाता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा स्थानांतरित और जमा की गई मिट्टी को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है अवशिष्ट मिट्टी, ऑप्शन बी है मिश्रण मिट्टी जिसे कोलुवियल सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, और ग्लेशियल ड्रिफ्ट और लॉयस सॉइल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोलुवियल सॉइल्स। ठीक है, ऑप्शन बी कोलुवियल सॉइल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है कोलुवियल सॉइल का गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा स्थानांतरित और जमी मिट्टी को कोलुवियल सॉइल कहते हैं, जैसे टेलस और पौनोड़ मृदा। एवलाइन सॉइल क्या होती हैं? हवा द्वारा स्थानांतरित और जमी मिट्टी को एवलाइन सॉइल कहते हैं, जैसे लॉयस, ड्यून, सैंड। और एलुवियल सॉइल देख लेते हैं। पानी द्वारा स्थानांतरित जमा की गई मिट्टी को एलुवियल सॉइल कहते हैं, जैसे लैकेस्ट्राइन सॉइल और मैराइन सॉइल। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों के लिए मिट्टी पृथ्वी की सतह पर मौजूद पदार्थ है जो पौधों की वृद्धि और विकास करता है। पहला ऑप्शन है जियोलॉजिस्ट, ऑप्शन बी है एग्रीकल्चरलिस्ट और ऑप्शन सी है इंजीनियर, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषक वर्ण। ठीक है, एग्रीकल्चरिस्ट, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए के लिए मिट्टी पृथ्वी की सतह पर मौजूद पदार्थ है जो पौधों की वृद्धि और विकास करता है। तो इसका कृषक ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है कृषक के लिए मिट्टी पृथ्वी की सतह पर मौजूद पदार्थ है जो पौधों की वृद्धि और विकास करता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं सिल्ट है।
पहला ऑप्शन है नॉन कोहेसिव सॉइल, ऑप्शन बी कोहेसिव सॉइल, ऑप्शन सी ग्रेवल और ऑप्शन डी है एग्रीगेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो सिल्ट है ये कोहेसिव सॉइल है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। इसका एक्सप्लेनेशन है, देखिए दोस्तों, सिल्ट संसंजन मृदा कोहेसिव सॉइल है जिसका माप 0.002 mm से 0.06 अर्थात 2 माइक्रोन में भी बोल सकते हैं इसको, 2 माइक्रोन से 60 माइक्रोन होता है। ठीक है, और सिल्ट क्या होता है, इसे m से प्रदर्शित करते हैं तथा 75 माइक्रोन से सूक्ष्म कण थोड़े से सुघट्ट अथवा बिल्कुल सुघट्ट तथा वायु में सुखाने पर कोई सामर्थ्य नहीं दिखाते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकनी मिट्टी के कणों का अधिकतम माप है। तो पहला ऑप्शन है 0.1 mm और ऑप्शन बी है 0.03 mm, ऑप्शन सी है 0.002 mm और ऑप्शन डी है 0.0002 mm। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 0.002 mm। ठीक है, चिकनी मिट्टी कणों का अधिकतम माप जो होता है 0.002 mm होता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन है चिकनी मिट्टी के कणों का आकार अधिकतम 0.002 mm व न्यूनतम आकार 0.0002 mm के मध्य होता है। यह चट्टानों के रासायनिक अपक्षय द्वारा बनती है और सूक्ष्म कणों वाली मृदा होती है। इसमें ससंजक व सुघट्टता का गुण प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है। इसकी पारगम्यता अन्य मृदाओं की अपेक्षा सबसे कम होती है, जबकि रेतीली मृदा के कणों का अधिकतम माप व न्यूनतम माप, अधिकतम माप होता है 4.7 mm व न्यूनतम माप 0.07 mm होता है। सिल्ट के कणों का अधिकतम माप 0.075 mm, न्यूनतम मान 0.002 mm होता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंड, कॉमन सैंड एक प्रकार है। पहला ऑप्शन है कैल्साइट का, ऑप्शन बी क्वार्ट्ज का, ऑप्शन सी फेल्सपार का, ऑप्शन डी क्लोराइट का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्वार्ट्ज का। ठीक है, कॉमन सैंड जो है क्वार्ट्ज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वार्ट्ज। ठीक है, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि गतिशील सामंजस्य का मान होगा। गतिशील सामंजस्य का मान होगा, पहला ऑप्शन है सी के बराबर और ऑप्शन बी है 1/3c और ऑप्शन सी है 2/3c, ऑप्शन डी है 2c। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी के बराबर। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। गतिशील सामंजस्य का मान सी के बराबर ही लिया जाता है। गतिशील सामंजस्य का मान सी के बराबर या सी से कम होता है। फॉर कोहेसिव सॉइल FOS इक्वल C/Cm। ठीक है, और जहाँ Cm क्या है, मोबिलाइज कोहेजन है। ठीक है, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आइसोबार एक लाइन है जो जमीन के सतह के नीचे सभी बिंदुओं को जोड़ती है। पहला ऑप्शन है स्थानीय जमीन की ऊंचाई समान है, ऑप्शन बी है स्लेटमेंट समान है, ऑप्शन सी है ऊर्ध्वाधर प्रतिबल समान है, ऑप्शन डी जमीन की ऊंचाई अलग अलग है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऊर्ध्वाधर प्रतिबल समान है। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। एक्सप्लेनेशन है आइसोबार लाइन एक ऐसी रेखा है जो जमीन के सतह के नीचे समान ऊर्ध्वाधर प्रतिबल वाले सभी बिंदुओं को जोड़ती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु प्रवाह मिट्टी के साथ संबद्ध है। पहला ऑप्शन है एलुवियल सॉइल, ऑप्शन बी लैटरिक सॉइल, ऑप्शन सी है लॉयस सॉइल और ऑप्शन डी है ब्लैक कॉटन सॉइल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉयस। ठीक है, लॉयस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए क्वेश्चन है कि वायु प्रवाह मिट्टी के साथ संबद्ध है, तो लॉयस का। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है वायु द्वारा परिवहित जमी मृदाएं एओलाइन मृदा कहलाती हैं। ड्यून्स, डिब्बा या टीला, टोयस इत्यादि एओलाइन सॉइल की श्रेणी में आती है क्योंकि इनका परिवहन वायु द्वारा होता है। मृदा के कणों
बड़े कण हवा द्वारा प्रवाहित होकर जब किसी स्थान पर जमते हैं तो इन्हें बलुआ टीला कहा जाता है। वायु में उपस्थित मृत्तिका व सिल्ट के महीन कण रेगिस्तानी क्षेत्र से दूर वनस्पति क्षेत्र में पहुंचकर जब मृदा का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार से निर्मित मृदा लॉइस सॉइल कहलाती है। ठीक है, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, काली कपास मृदा को नींव के लिए अनुपयुक्त माना जाता है क्योंकि यह, पहला ऑप्शन है, क्यों माना जाता है? तो आप ऑप्शन ए है वायुमंडलीय परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ आयतन परिवर्तन से गुजरती है। ऑप्शन बी है गीले होने पर अत्यधिक फूलती है। ऑप्शन सी है सूखे होने पर अत्यधिक सिकुड़ जाती है। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए इसका। काली कपास मृदा को नींव के लिए अनुपयुक्त माना जाता है क्योंकि यह, पहला ऑप्शन है वायुमंडलीय परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ आयतन परिवर्तन से गुजरती है। ऑप्शन बी है गीले होने पर अत्यधिक फूलती है। ऑप्शन सी है सूखे होने पर अत्यधिक सिकुड़ जाती है। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, काली मिट्टी अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मृदा होती है। पानी के संपर्क में आने पर इस मृदा के गुणों में सामर्थ्य तथा व्यवहार में एकदम अंतर आ जाता है। गीली होने पर यह फूल जाती है जिससे यह अपनी भार वहन क्षमता खो देती है, इसलिए यह मृदा नींव के लिए अनुपयुक्त होती है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट। ससंजनहीन मृदा होती है। पहला ऑप्शन सिल्ट, ऑप्शन बी सैंड, ऑप्शन सी क्ले, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी सैंड। ठीक, कोहेशनलेस सॉइल होती है सैंड। आइए इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है ससंजनहीन मृदाएं वे मृदाएं होती हैं जिनके कणों में आपस में कोई आकर्षण अर्थात ससंजकता नहीं होती है। ये मृदा मोटे कणों वाली होती हैं तथा मृदा के प्रत्येक कण को आसानी से अलग किया जा सकता है। रेत व ग्रेवल ससंजनहीन मृदा के अंतर्गत आते हैं। इन मृदाओं की अपनी शक्ति आंतरिक घर्षण कोण व असंजकता के कारण प्राप्त होती। काली कपास मृदा की फूलने की प्रकृति मूल रूप से उपस्थित होती है किसके कारण? तो पहला ऑप्शन है मोंटमिरिलोनाइट, ऑप्शन बी है केओलोनाइट, ऑप्शन सी है इलाइट, ऑप्शन डी है वर्मिक्यूलाइट। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोंटमिरिलोनाइट। मोंटमिरिलोनाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। काली कपास मृदा की फूलने की प्रकृति मूल रूप से किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो मोंटमिरिलोनाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। एक्सप्लेनेशन है काली कपास मिट्टी अपने रंग के कारण ही काली मिट्टी कहलाती है। यह मृदा पानी के संपर्क में आने पर फैलाव व सूखने पर संकुचन इसका अपना एक विशेष गुण होता है। मृदा का प्रसार तथा संकुचन उसमें उपस्थित मोंटमिरिलोनाइट खनिज की उपस्थिति के कारण होती है। काली कपासी मृदा में ससंजकता व सुघट्यता का गुण प्रचुर मात्रा में होता है किंतु यह ससंजक मृदा होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लेशियर से जमी मृदा कहलाती है। पहला ऑप्शन है एलुवियल सॉइल, ऑप्शन डी है रेजिडुअल सॉइल, ऑप्शन सी है एओलाइन सॉइल, ऑप्शन डी है टिल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टिल। ठीक है, ग्लेशियर द्वारा जमी मृदा कहलाती है टिल। ऑप्शन डी टिल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है ग्लेशियर द्वारा जमा की गई मृदा ग्लेशियर मृदा कहलाती है। उदाहरण टिल ड्रिफ्ट और वायु द्वारा परिवहन की गई मृदा वायवीय मृदा कहलाती है, जिसे लॉइस सॉइल भी कहते हैं। और गतिमान जल द्वारा लाई गई मृदा जलोढ़ मृदा कहलाती है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोम मिश्रण होता है किसका किसका मिश्रण होता है लोम? तो पहला ऑप्शन है बालू सिल्ट और मृत्तिका, ऑप्शन बी है मृत्तिका और मोल्टमिरिलोनाइट, ऑप्शन सी है क्ले एंड सिल्ट, ऑप्शन डी है ग्रेवल एंड रेड क्ले। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बालू सिल्ट एंड मृत्तिका का मिश्रण लोम कहलाता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
लोम को चिकनी बलुई मिट्टी कहते हैं। यह बालू, सिल्ट और मृत्तिका का कारण होता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरोवरी मृदा के स्थानांतरित होती है। इसको ऐसे भी पूछ सकता है, सरोवरी मिट्टी वह मिट्टी है जो कि अथवा सरोवरी मृदा वह मृदा होती है जो या तरस मृदा इनसे इनसे प्राप्त की जाती है। आइए इसका देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए नदी है, ऑप्शन बी समुद्र, ऑप्शन सी झील, ऑप्शन डी हवा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झील। ठीक है दोस्तों, झील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है जल द्वारा लाई गई मृदा जलोढ़ मृदा या एलुवियल सॉइल कहलाती है। यदि ये मृदा झील की तली पर जमती हैं तो ये इसे लैकेस्ट्राइन सॉइल कहते हैं, तथा समुद्र की तली पर पाई जाती है उसे समुद्री मृदा या मेराइन सॉइल कहते हैं। जो मृदा वायु द्वारा लाई जाती है उसे पवनोड़ मृदा या एवलाइन सॉइल कहते हैं। जिस मृदा का परिवहन गुरुत्व के कारण होता है उस समूह द्वारा मृदा कोलोबियल सॉइल कहलाती हैं। ठीक है, जैसे टेलस। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा के संगठक हेमाटाइट का अपेक्षित घनत्व क्या होता है। पहला ऑप्शन है 2.3 से 2.4, ऑप्शन बी है 3.1 से 3.25, ऑप्शन सी है 4.04 से 4.05 से 4.15, ऑप्शन डी है 5 से 5.3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 से 5.3। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हेमेटाइट के भौतिक गुण है, पहला रासायनिक वर्गीकरण ऑक्साइड, दूसरा मोहर कठोरता 5 से 6.5, तीसरा है विशिष्ट गुरुत्व 5 से 5.3, ऑप्शन तो नेक्स्ट है रासायनिक संगठन Fe2O3। ठीक, फेरस ऑक्साइड। निम्न में से कौन सी मिट्टी के लिए सुघट्टता सूचकांक अधिकतम होता है। पहला ऑप्शन है मिट्टी, ऑप्शन बी है छोटे पत्थर, ऑप्शन सी है कंकड़, ऑप्शन डी है रेत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्ले। ठीक है, मिट्टी, क्ले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन है कि क्ले की सुघट्ट गुण सिल्ट, बालू, ग्रेवल इत्यादि की अपेक्षा अधिक होती है। 0.002 mm से महीन कणों को क्ले या मृत्तिका कहा जाता है। या अत्यधिक महीन होने के कारण इसकी पारगम्यता सबसे कम 6 या अत्यधिक महीन होने के कारण इसकी पारगम्यता सबसे कम 10⁻⁻6 सेंटीमीटर पर सेकंड से भी कम होती है। अर्थात क्ले को अपारगम्य मृदा भी कहा जा सकता है। क्ले में ससंजन का गुण होने के कारण इसमें उर्णिक संरचना पाई जाती है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बंधन केओलोनाइट मिट्टी खनिज में सिलिका गिब्साइट फलक संयोजित करने के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो पहला ऑप्शन है सहसंयोजक बंधन, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन बंधन, ऑप्शन सी है आयोनिक बंधन, ऑप्शन डी है ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बंधन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बंधन। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है हाइड्रोजन बंधन केओलिनाइट मिट्टी खनिज में सिलिका गिब्साइट फलक संयोजित करने के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। केओलिनाइट खनिज की क्रियाशीलता एक्टिविटी 0.4 से 0.5 के मध्य होती है, जबकि मोंटमेरिलोनाइट खनिज की माप सबसे कम होती है। मोंटमेरिलोनाइट की क्रियाशीलता 1 से 7 के बीच होती है तथा इलाइट खनिज की क्रियाशीलता 0.5 से 1 के बीच होती है। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा मिट्टी का अपवहन होता है, या किस प्रकार की मृदा का परिवहन गुरुत्वीय बल द्वारा होता है। तो इसका ऑप्शन दिया है दोस्तों जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी है काली मिट्टी, ऑप्शन सी है चिकनी पीली भूरी मिट्टी, ऑप्शन डी है टिल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलोबियल सॉइल, काली मिट्टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। एक्सप्लेनेशन है
वे मृदा जो चट्टानों के विघटन के दौरान लुढ़कते हुए काफी दूर गुरुत्वीय बल द्वारा चले जाते हैं और एकत्रित होते रहते हैं, इस प्रकार से निर्मित मृदा सॉइल डिपोजिशन कहलाती है। उदाहरण जैसे टेलस। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अवशिष्ट मिट्टी के गठन के लिए जिम्मेदार है? तो पहला ऑप्शन है ग्लेशियर, ऑप्शन बी है जल, ऑप्शन सी हवा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जो अवशिष्ट मिट्टी है ये न तो विंड के द्वारा होती है, न वाटर के, न ग्लेशियर। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों के अपक्षय से होता है। यदि चट्टान का विघटन पदार्थ चट्टान के ऊपर ही जमा होता रहता है और वहीं पर मृदा का निर्माण करता है, तो इस प्रकार से निर्मित मृदा अवशिष्ट मृदा कहलाती है। अवशिष्ट मृदा किसी भी परिवाहक कारक द्वारा नहीं लाई जाती है। अवशिष्ट मृदा में उपस्थित मृत्तिका कण उसमें मुख्यतः केओलिनाइट खनिज के रूप में मिले होते हैं, जबकि जल द्वारा लाई गई मृदा जलोढ़ मृदा कहलाती है। वह जलोढ़ मृदा जो समुद्र की तली में पाई जाने वाली मृदा के रूप में होती है समुद्री मृदा कहलाती है। झील की तली में पाई जाने वाली मृदा को झील मृदा या लेकेस्ट्राइन सॉइल कहते हैं। वायु द्वारा लाई गई मृदा पौनोड़ मृदा एओलाइंस तथा गुरुत्व द्वारा लाई गई मृदा को कोलोबियल सॉइल कहते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मृदा के सतही क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम को दर्शाता है? तो पहला ऑप्शन है क्ले लेस देन सिल्ट लेस देन सैंड लेस देन कोलाइड्स। ठीक है, ऑप्शन बी है ग्रेवल लेस देन सिल्ट लेस देन कोलाइड्स लेस देन क्ले। ऑप्शन सी है सैंड लेस देन सिल्ट लेस देन क्ले लेस देन कोलाइड्स। ऑप्शन डी है सिल्ट लेस देन ग्रेवल लेस देन और कोलाइड्स लेस देन क्ले। ठीक है, ऑप्शन सी सैंड लेस देन सिल्ट लेस देन क्ले लेस देन कोलाइड्स। ठीक है, आइए इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मृदा के सतही क्षेत्रफल का अवरोही क्रम है कोलाइडल मृदा, ग्रेटर देन चिकनी मृदा, ग्रेटर देन गार्ड, ग्रेटर देन रेत। देखिए कोलाइडल मृदा का माप जो होता है 0.0002 mm से कम तथा चिकनी मिट्टी की कणों की माप 0.0002 से 0.002 mm के मध्य होती है तथा सिल्ट की माप 0.002 से 0.06 mm तथा रेत की माप 0.06 mm से 2 mm तक होती है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के गठन के लिए भूगर्भिक चक्र है या वैज्ञानिक चक्र में मृदा का बनना क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है अपफ्यूअल, ट्रांजिशन और डिपोजिशन और वेदरिंग। तो ऑप्शन बी है वेदरिंग से फिर अपफ्यूअल फिर ट्रांसपोर्टेशन फिर डिपोजिशन। तो ऑप्शन सी है ट्रांसपोर्टेशन, अपफ्यूअल, वेदरिंग और डिपोजिशन। ऑप्शन डी है वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, अपफ्यूअल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। पहले वेदरिंग फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है फिर डिपोजिशन फिर अपफ्यूअल होता है। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है जियोलॉजिकल साइकिल, प्रकृति में मृदा का बनना भूवैज्ञानिक चक्र का ही एक फेस है जो निम्न है वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन और अपफ्यूअल। ठीक है, ये इसका डायग्राम है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पद मृदा यांत्रिकी की रचना इनमें से किसके द्वारा की गई थी अथवा मृदा यांत्रिकी के सिद्धांत के अनुसार कौन से वैज्ञानिक जुड़े हैं? तो पहला ऑप्शन है रैंकिन, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी है टरजागी, ऑप्शन डी है न्यूमार्क। तो इसका करेक्ट आंसर टरजागी हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स के पिता इन्हें टरजागी को माना जाता है। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है मृदा के व्यवहार के बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण देने का श्रेय 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम को जाता है, जिन्होंने मृदा दबाव के लिए सर्वप्रथम 1776 में अपना वेज सिद्धांत प्रकाशित किया। तत्पश्चात मृदा से संबंधित जानकारी 1856 में डार्सी नियम बनाए जो
मृदा जल के प्रवाह से संबंधित था। किसी द्रव में ठोस कणों के अवसादन के लिए स्टोक नियम बनाए। सन 1857 में रैंकिन ने मृदा दाब तथा मृदाओं की धारण क्षमता की गणना करने की विधि बनाई। सन 1923 में डॉक्टर टरजागी ने अपना संघनन का सिद्धांत दिया। इस प्रकार भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने अपने क्षेत्र से मृदा की समस्याओं का अध्ययन किया, लेकिन मृदा के संबंध में किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अभाव में यह इधर उधर बिखरा रहा। इस असंगठित ज्ञान को जोड़ने का सबसे प्रथम सफल प्रयास डॉक्टर टरजागी ने किया। इन्होंने सन 1925 में अपनी पुस्तक इर्बोडो मैकेनिक जर्मनी भाषा में प्रकाशित किया। मृदा अभियंत्रण के ऊपर लिखी जाने वाली यह सर्वप्रथम पुस्तक थी। इस प्रकार मृदा यांत्रिकी में सबसे पहले अधिक योगदान डॉक्टर टरजागी का ही है और इसलिए वे मृदा यांत्रिकी के जन्मदाता फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। अधिक नमी वाला जल किसे मिट्टी द्वारा कायम रखा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है केशिका जल, ऑप्शन बी है गुरुत्व जल, ऑप्शन सी है सतह जल, ऑप्शन डी है भूजल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरुत्वीय जल। ठीक है, अधिक नमी वाला जल जिसे मिट्टी द्वारा कायम रखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है केशिका जल, ऑप्शन बी है गुरुत्व जल, ऑप्शन सी है सतह जल, ऑप्शन डी भूजल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरुत्व जल। ठीक है, गुरुत्व जल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। अधिक नमी वाला जल जिसे मिट्टी द्वारा कायम रखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? तो गुरुत्व जल कहते हैं। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है गुरुत्वीय जल द्वारा मिट्टी में लंबे समय तक नमी को बनाए रखा जा सकता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी वृद्धि सबसे अधिक किसमें होती है? पहला ऑप्शन है कोलाइडल, ऑप्शन बी है महीन ग्रेन कंकड़, ऑप्शन सी है महीन रेत, ऑप्शन डी है गाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोलाइडल। कोलाइडल में किसकी वृद्धि सबसे अधिक होती है? आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। केशिका क्रिया सबसे अधिक कोलाइडल कणों में होती है। नीचे दिए गए कणों का सतही क्षेत्रफल का बढ़ता क्रम इस प्रकार है: रेत, फिर सिल्ट, फिर मृत्तिका, फिर कोलाइडल। ठीक है, बढ़ते क्रम में। अब केशिका वृद्धि सतही क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में बढ़ती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट है पौधों द्वारा प्रयुक्त पानी जमीन में मुख्यतः निम्न रूप में उपलब्ध है। तो पहला ऑप्शन है गुरुत्व जल, ऑप्शन बी है कैपिलरी वाटर, ऑप्शन डी है आर्द्रताग्राही जल, ऑप्शन डी है संचित जल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौधों द्वारा प्रयुक्त जमीन में मुख्यतः निम्न रूप में उपलब्ध होता है। तो इसका कैपिलरी वाटर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कैपिलरी वाटर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। पौधों द्वारा प्रयुक्त पानी जमीन से केशिकीय क्रिया द्वारा जड़ों के सहारे तने से होकर पत्तियों तक पहुंचता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा के ससंजन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला ऑप्शन है मृत्तिकामय मृदा के ससंजन की तुलना में रेत का ससंजन अधिक होता है। ऑप्शन बी है जमी हुई मृदा में भारी मात्रा में ससंजन होता है। ऑप्शन सी है जैसे जैसे आर्द्रता अवयव में वृद्धि होती है वैसे वैसे मृदा के ससंजन में कमी होती है। ऑप्शन डी है ससंजन लगाए जाने वाले बाहरी भारों से मुक्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है पहला। ठीक है, देख लेते हैं मृदा के ससंजन के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये पूछा था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर मृत्तिकामय मृदा के ससंजन की तुलना में रेत का ससंजन अधिक होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पूछा था कि इनमें से सत्य कौन नहीं है। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है मृदा के ससंजन के संदर्भ में मृत्तिका युक्त मृदा की ससंजन मान रेत वाली मृदा से अधिक होती है। मृदा की ससंजकता आर्द्रता से प्रभावित होती है। जैसे जैसे आर्द्रता में वृद्धि होती है वैसे मृदा के ससंजन में कमी होती है। मृदा की ससंजकता लगाए जाने वाले बाहरी भारों से मुक्त होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु द्वारा प्रवाहित मिट्टी क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है एवोलाइन सॉइल, ऑप्शन बी है
एलुवियल सॉइल, ऑप्शन सी है मेराइन सॉइल, ऑप्शन डी है लेकेस्ट्राइन सॉइल। तो वाई द्वारा पूछा है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एओलाइन सॉइल। ठीक है, ऑप्शन ए एओलाइन सॉइल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन है वायु द्वारा परिवहित व जमी मृदाएं एओलाइन सॉइल कहलाती हैं। ड्यून्स, डिब्बा या टीला, लोएस इत्यादि एओलाइन सॉइल की श्रेणी में आती है क्योंकि इनका परिवहन वायु द्वारा होता है। मृदा के बड़े कण हवा द्वारा प्रवाहित होकर जब किसी स्थान पर जमते हैं तो इन्हें बलुआ टीला कहा जाता है। जब वायु में उपस्थित मृत्तिका व सिल्ट के महीन कण रेगिस्तानों क्षेत्र से दूर वनस्पति क्षेत्र में पहुंचकर जब मृदा का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार निर्मित मृदा लोइस सॉइल कहलाती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। रेत के कण किससे बने होते हैं? पहला ऑप्शन है केलोनाइट, ऑप्शन बी है चट्टानी खनिज पदार्थों, ऑप्शन सी है इलाइट, ऑप्शन डी है मोंटमेरिलोनाइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चट्टानी खनिज पदार्थ। ठीक है, चट्टानी खनिज पदार्थ के रेत के कण किससे बने होते हैं? तो चट्टानी खनिज पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है रेत के कण ससंजनहीन होते हैं। इनके कणों की आकृति नुकीली अथवा गोल होती है। रेत के कणों का आकार 0.075 mm से 4.75 mm तक होता है। इनकी पारगम्यता अच्छी होती है, अर्थात इनका जल निकास बहुत अच्छा होता है। ये सामान्यतः चट्टानी खनिज पदार्थों से बने होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट है बजरी और बालू मृदा की निम्नलिखित श्रेणी में आते हैं। पहला ऑप्शन है प्रसंस्रणशील, ऑप्शन बी है समुद्री, ऑप्शन सी है जलोढ़, ऑप्शन डी है ससंजक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एलुवियल सॉइल। ठीक है, बजरी और बालू मृदा की निम्नलिखित श्रेणी में आते हैं, तो एलुवियल श्रेणी में आते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन है यदि विघटित चट्टान के कण गुरुत्व पानी द्वारा दूर जाकर किसी अन्य स्थान पर जमकर मृदा का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार से प्रवाहित मृदा जलोढ़ मृदा होती है। बजरी तथा बालू का परिवहन जल द्वारा होता है या जलोढ़ मृदा होती है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन टरजागी के एक बीमी संघनन सिद्धांत की एक मान्यता नहीं है? तो आइए देखते हैं ऑप्शन ए है डार्सी का नियम अनुमन्य है, ऑप्शन बी है मृदा पार्श्व परिरुद्ध है, ऑप्शन सी है मृदा असमांगी है, ऑप्शन डी मृदा पूरी तरह से संतृप्त है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, मृदा असमांगी है। आइए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन है टरजागी का संघनन सिद्धांत की अवधारणाएं निम्न है। पहला है मृदा समांगी और समदैशिक होगी। नंबर 2 मृदा पूर्णतः संतृप्त होगी। नंबर 3 मृदा कण ठोस और जल असंपीड्य होगा। नंबर 4 मृदा कणों का विकृति न्यूनतम होगा। नंबर 5 डार्सी नियम द्रव्य ढाल के लिए लागू होगा। नंबर 6 दबाव और प्रवाह एक दिशा में होगा। नंबर 7 पूरी प्रक्रिया में पारगम्यता गुणांक और आयतन गुणांक स्थिर रहेगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक मिट्टी खनिज नहीं है? पहला ऑप्शन है एलाइट, ऑप्शन बी मोंटमेरिलोनाइट, ऑप्शन सी इलाइट, ऑप्शन डी कोलिनाइट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एलाइट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिट्टी खनिज नहीं है? तो एलाइट नहीं है। आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन है क्ले की एक्टिविटी क्ले में उपस्थित क्ले मिनरल्स के आधार पर डिफाइन करते हैं जिनकी एक्टिविटी निम्न है। देखिए कोलिनाइट का होता है एक्टिविटी 0.1 से 0.4, इलाइट की होती है एक्टिविटी 0.5 से 1 और मोंटमेरिलोनाइट की एक्टिविटी होती है 1 से 7। ठीक है, इलाइट कोई मिट्टी का खनिज नहीं है बल्कि यह सीमेंट से संबंधित यौगिक होता है। इलाइट जो है ये कोई मिट्टी का खनिज नहीं है बल्कि यह सीमेंट से संबंधित यौगिक होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। तो सिमटने वाली मृदा के साथ संबंधित होती है। पहला ऑप्शन है ड्यून सैंड, ऑप्शन बी है लेटेराइट सॉइल, ऑप्शन सी है ब्लैक कॉटन सॉइल, ऑप्शन डी है लोइस सॉइल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोइस
सॉइल, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉइस सॉइल। आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन है, वायु में उपस्थित मृदा के कणों, बड़े कण तो शीघ्र बैठ जाते हैं तथा ड्यून्स या टीले का निर्माण करते हैं, किंतु वायु में उपस्थित मृतिका व सिल्ट के महीन कण रेगिस्तानी क्षेत्र से दूर वनस्पति क्षेत्र में पहुंचकर जो मृदा का निर्माण होता है वह लॉयस मृदा कहलाता है। ये मृदा शीघ्र ही बैठ जाती है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। द्रवीकरण प्रक्रिया सामान्यतः किस प्रकार की मृदा में देखने को मिलती है? पहला ऑप्शन है मोरम, ऑप्शन बी है मुलायम संतृप्ति रेत में, ऑप्शन सी है ढीली संतृप्ति रेत में, ऑप्शन डी है टूटी हुई चट्टानों में, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ढीली संतृप्ति रेत में, ठीक है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द्रवीकरण, जब किसी मृदा में जल ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर बहता है तो मृदा कण पर एक उत्तापन बल अनलिफ्ट प्रेशर कार्य करता है, जिसे प्रभावी प्रतिबल का मान कम होने लगता है। जब उत्थापन बल मृदा के निमग्न भार के बराबर हो जाता है तो उस दशा में मृदा के प्रभावी प्रतिबल और कर्तन सामर्थ्य का मान कम हो जाता है, जिससे मृदा के कण भार को वहन नहीं कर पाते हैं। इस घटना को द्रवीकरण या द्रुत बलुआ दशा कहते हैं। यह ढीली संतृप्त बालू, महीन बालू तथा स्थूल सिल्ट में होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। चिकनी मिट्टी में मृतिका की मात्रा होती है। पहला ऑप्शन है 60% से कम नहीं होना चाहिए, नहीं होती है। ऑप्शन बी है 80% से अधिक नहीं होती है, ऑप्शन सी है 75% से अधिक नहीं होती है, ऑप्शन डी है 75% से कम नहीं होती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 75% से अधिक नहीं होती है, ऑप्शन सी, ठीक है। आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन दोस्तों। एक्सप्लेनेशन है, चिकनी मिट्टी के कणों का आकार अधिकतम 0.002 mm व न्यूनतम आकार 0.0002 mm के मध्य होता है। यह चट्टानें के रासायनिक अपक्षय द्वारा बनती हैं और सूक्ष्म कणों वाली मृदा होती है। इसमें ससंजक व सुगठिता का गुण प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है। इसकी पारगम्यता अन्य मृदाओं की अपेक्षा सबसे कम होती है। चिकनी मिट्टी में मृतिका की मात्रा 75% से अधिक नहीं होती है, ठीक है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार वाली एकल कणिकामय संरचना मोटी कणिकामय संरचना की विशेषता है। पहला ऑप्शन 0.05 mm से बड़े और ऑप्शन बी है 0.02 mm से कम, ऑप्शन सी है 0.05 mm से कम, ऑप्शन डी है 0.2 mm से बड़े। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 0.2 mm से बड़े। अब आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है, एकल कणिकामय संरचना ससंजनहीन मृदाओं में पाई जाती है जिनके कणों में परस्पर कोई आकर्षण नहीं होता है। अतः यह संरचना मोटे कणों वाली जिनकी माप 0.2 mm से 4.75 mm के मध्य होता है, जैसे रेत बजरी में पाई जाती है। इनके कणों में परस्पर कोई आकर्षण न होने के कारण कण अलग अलग रहते हैं। अतः ऐसी संरचना वाली मृदाओं का अवसादन गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अधिक फैलाव मिट्टी है? पहला ऑप्शन है ड्यून सैंड, ऑप्शन बी ब्लैक कॉटन सॉइल, ऑप्शन सी है लॉइस, ऑप्शन डी है लेटेरिक सॉइल, जिसे लेटेराइट सॉइल कहते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन अत्यधिक फैलाव वाली मिट्टी है, ठीक है। आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन है, काली कपासी मृदा अधिक फुलाव वाली मृदा है। जल के संपर्क में आने पर यह मिट्टी मृतिका जैसी मुलायम और सूखने पर कठोर हो जाती है। इसमें गहरी दरारें पड़ जाती है। इसे रेगूर भी कहते हैं। यह कपास हेतु उपजाऊ मृदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की मृदा का पानी के संपर्क में आने पर आयतनिक परिवर्तन होगा? तो आइए देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है काली कपास मृदा, ऑप्शन बी है बलुई मृदा, ऑप्शन सी है सादी मृदा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों काली कपास मृदा, ब्लैक कॉटन, ठीक है। ब्लैक कॉटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए
पहला ऑप्शन है काली कपास मृदा, ऑप्शन बी है बलुई मृदा, ऑप्शन सी है सादी मृदा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए ब्लैक कॉटन सॉइल। ठीक है, ब्लैक कॉटन सॉइल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। काली कपासी प्रकार की मृदा सीधे पानी के संपर्क में आने पर उसमें आयतनिक परिवर्तन होता है, अर्थात पानी के संपर्क में आने पर फैलाव व सूखने पर संकुचन होता है। इस मृदा में ससंजकता व सुगठता का गुण होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मृत्तिका मृदा की सक्रियता के लिए उत्तरदायी खनिज हैं। पहला ऑप्शन है कोलिनाइट, ऑप्शन बी है इलाइट, ऑप्शन सी है सिलिका, ऑप्शन डी है मोंटमिरिलोनाइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोंटमिरिलोनाइट। ठीक है, मोंटमिरिलोनाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। मृत्तिका मृदा की सक्रियता के लिए उत्तरदायी खनिज है, तो मोंटमिरिलोनाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोंटमिरिलोनाइट। आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मृदा के कणों का आकार 0.002 mm से लेकर 0.0002 mm तक होता है। इसका निर्माण चट्टानों के रासायनिक अपक्षय से होता है। यह गीली अवस्था में मुलायम और शुष्क अवस्था में कठोर हो जाती है। इसका मुख्य कारण मोंटमिरिलोनाइट खनिज होता है। इसके कण बहुत ही महीन होते हैं। इसकी उपस्थिति के कारण मृदा अपारगम्य हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों 1 से 50 क्वेश्चन तक करा दिए हैं। अब नेक्स्ट 51 क्वेश्चन से जो है अगला वीडियो में करा देंगे। तो बस इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।